यूपी में तो ओबीसी एक अलग ही रंग में है। अपने आप लोग को निकले छत्तीस अपना दूध लेकर के घर घर जा करके दरवाजे पे बेच रहे हैं, बहुत भैया दूध कठिन है। ले लो। कठिन ही है, कोई खरीद ही नहीं रहा दूध, सबको दारू एक पसंद है। नज़र से SC ST OBC सबको दिया जमीन। आज वो लोग भी खेत वाले हैं, सबको आवास दिया, घर नहीं था तो माया आवास नाम से कांसीराम नाम के आवास दिया, लाखों घर दिए। रही जब ले धरती सूरज चांद गगनवाए भैया, ये मेरा बकरी चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। भले उसका बच्चा साइकिल से काम करने जा रहा है, 300 रुपया 500 रुपया का दिहाड़ी पा रहा है, उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पा रहा है कि हमारे नहीं साथ मेरा जाने माने बहुजन सिंह और जो है रविराज और बौद्ध और प्रीति बौद्ध जी आए हुए हैं इस कैडर क्लास को और लेने के लिए और इसमें अपने गाना के माध्यम से प्रदर्शन करने के लिए। सबसे पहले स्वागत है और शादी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डेट में बहुत सारे जो है देख रहे हैं उन्माद नफरत फैलाया जा रहा है और बहन जी को पीएम बनाने के लिए अब ये जो है वो दौर शुरू हो चुका है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब की बार जो दलित का जो बेटी है बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाकर दिल्ली भेजना है। तो कितना बड़ा चुनौती है ये आज के डेट में? आज जिस प्रकार से भाजपा की सरकार झूठ बोल के वादे करके घर घर राशन पहुंचा के लोगों को भ्रमित करके वोट ले रही है, तो एक तो चुनौती ही है। और दूसरी बात है कि ओबीसी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि हमारी भलाई कहाँ है, हमारे हक अधिकार कहाँ सुरक्षित हैं। सबको हक अधिकार, हर एक भारतीय नागरिक को हक अधिकार संविधान में मिला है और संविधान को धीरे धीरे एक एक अनुच्छेद पे प्रहार किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा तोड़ मोड़ के, और लोग उसका विरोध तक नहीं कोई कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो SC ST, उसमें भी कुछ जातियां। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि बिहार में खास तौर से, मैं यूपी से हूँ, यूपी में तो ओबीसी एक अलग ही रंग में है, अपने आप को छत्री समझता है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ओबीसी, जो बिहार की ओबीसी है, यहाँ पर जब हम कभी भी कोई भी प्रोग्राम में आते हैं तो यहाँ कि जो ओबीसी की जनता है चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेती है प्रोग्राम में, बाबा साहेब के, चाहे जन्मदिन हो चाहे BSP का कार्यक्रम हो। तो बिहार में ओबीसी साथ दे रही है हमारा, और हम फिर से उस भाईचारे को कायम करेंगे जो SC ST OBC माइनॉरिटी में माननीय कांसीराम साहब ने किया था, और हमारी सरकार यूपी में बनी थी 4 बार, तो उस बेस पे काम हो रहा है। जैसे कि आप बोले कि यूपी में और बिहार में ओबीसी में बहुत बड़ा अंतर है, तो क्या क्या अंतर आप देख पा रहे हैं कि ओबीसी के जो जातियां हैं वो बिहार में वो काफ़ी जागरूक हो रही हैं और यूपी में नहीं हो रहे, तो किस प्रकार से अंतर पा रहे हैं? नहीं, जागरूक तो हैं, यूपी में भी जागरूक हैं, हाँ। लेकिन अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। वो धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। वो टीका लगा लिए, नौकरी चाकरी में है, बिजनेस में है, जो भी है, घर में मंदिर है, पूजा पाठ में बिजी है। हमको न सरकार कोई भी फैसला ले, हमको उससे क्या लेना देना है। सरकार कोई भी फैसला ले, कोई भी परिवर्तन करे, कुछ कोई अनुच्छेद बदल दे, हमको उससे क्या लेना देना है। हाँ, बस हमको बस जय श्री राम का नारा लगाना है और हर हर मोदी, घर घर मोदी करना है, क्योंकि 5 किलो राशन घर पे मिल जा रहा है, 5 किलो राशन में पेट भर जा रहा है। बच्चे उसका भले बकरी चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। भले उसका बच्चा साइकिल से काम करने जा रहा है, 300 रुपया 500 रुपया का दिहाड़ी पा रहा है, उससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं पा रहा है कि नहीं मेरे बच्चे के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उसको नौकरी के लिए क्या क्या आरक्षण प्राप्त है, उसको एक अच्छा आदमी बनने के लिए उसका भविष्य अच्छा बनने के लिए क्या क्या संविधान में बाबा साहेब ने निहित किया है, वो जानना ही नहीं चाहता है। तो लेकिन बिहार में ओबीसी इस बात को समझ रही है, और ओबीसी के कुछ नेता लोग इस बात को गांव-गांव कैडर के माध्यम से या प्रोग्राम रख के लोगों को बता रहे हैं। मैं अभी यादव जी से मिला था होटल के बाहर, अभी जैसे ही हम लोग निकले उन्होंने हमें घेर लिया, फोटो वगैरह भी हुआ। उनकी एक बच्ची थी, अभी इंटर पास करके MBBS कर रही थी, उनसे भी मुलाकात हुई, और उनका बेटा कोई अच्छे रैंक के अधिकारी बने हैं। वो बता रहे हैं कि 1997-99 से वो BSP में काम कर रहे हैं, और उनके यादव समाज के लोग कहते हैं कि भैया तेजस्वी के छोड़ के बहन जी के पार्टी में कैसे चल गई ला। अब बताइए, सवाल उठ रहा है। मतलब जैसे लग रहा है कि गुनाह कर दिए हैं। हाँ, गुनाह कर दिए हैं। लेकिन उन्होंने मिशन मोमेंट को समझा है कि नहीं, जैसे कल शास्त्री सर जी बता रहे थे कि बाबा साहब को लाने वाले जो थे वो छत्रपति ओबीसी, हाँ, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले से आंदोलन शुरू हुआ, साहू जी महाराज दोनों लोग ओबीसी से, और साहू जी महाराज ने देखा कि ओबीसी में कोई ऐसा छात्र होनहार नहीं है, ऐसा विद्यार्थी, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा विद्वान व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बाबा साहेब को चुना, स्वयं चल करके गए, ये भी हमने सुना, और उन्होंने उनको ये थमा दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, अब आप इसको संभालेंगे, इस मिशन को, इस कारवा को, इस मूवमेंट को आप संभालेंगे। ये गरीबों के उत्थान के लिए, इस देश के जो 85% लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए आपके हाथ में सौंप के जा रहा हूँ, इसको आप
अच्छे से करिएगा। तो बाबा उन्होंने कहा कि ओबीसी की विरासत को एससी वाला संभाला। उसके बाद कांसीराम आए ओबीसी में, ओबीसी की विरासत को मूवमेंट को एससी वाला चला रहा है। अब ओबीसी इस बात को समझ ही नहीं रहा है, वो धर्म में लीन है। मानसिक गुलाम है या सामाजिक गुलाम है, क्या लगता है? दोनों प्रकार से गुलाम है, राजनीतिक गुलाम भी है। अब इससे बड़ा तो मुझे लग रहा है कोई उदाहरण ही नहीं है इस भारत देश में कि मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है, एक पद मुख्यमंत्री का, एक प्रदेश का जो मुखिया होता है, मेन मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री के कुर्सी छोड़ते ही गंगा जल से शुद्ध करवाया गया। इससे बड़ा उदाहरण ओबीसी को क्या सीखना चाहिए? कितना बड़ा अपमान है। तब जब ओबीसी नहीं समझा, क्या अब क्या कहा जाए? ये सामाजिक ही गुलाम, मानसिक ही गुलाम तो है, चाहे राजनीतिक ही गुलाम तो है। आप लोग गाना के माध्यम से हर चीज़ बताते हैं, तो गाना के माध्यम से क्या ओबीसी के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं ताकि वो लोग और जागरूक हो गए? चूँकि संगीत माध्यम एक ऐसा है जो ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, इस पर आप लोग काम करेंगे? हम लोग तो काम कर ही रहे हैं अपने गीत संगीत के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, चाहे रोड पे जा कर के करना हो, चाहे गांव में जा कर के करना हो, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो। हम लोग तो ये एक सिर्फ माध्यम चुने हैं गायकी का। हालांकि हम लोग गायक हैं नहीं, हमने ना कहीं संगीत की शिक्षा ली है, ना हमें संगीत का कोई, इसीलिए तो लाखों करोड़ों आपका फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है। फॉलोइंग की वजह से करते हैं, फैन फॉलोइंग होने की वजह से मैं एक बेहतर गायक नहीं हो सकता, एक अच्छा गायक नहीं हो सकता। लोग सुनते हैं, आप सुनते हैं, मैं मान रहा हूँ। मैं बाबा साहेब का गाता हूँ, मिशन मूवमेंट को गाता हूँ, इस वजह से सुनते हैं। अगर मैं हिंदी में या भोजपुरी में होता तो मुझे कोई नहीं सुनता, क्योंकि मेरी गायकी में कोई वो है ही नहीं, मैंने संगीत की शिक्षा ही नहीं ली है। मैं उसको अपने शब्दों को, विचारों को गाने में पिरो करके समाज को जागृत कर रहा हूँ, इसलिए मेरी फैन फॉलोइंग है। मेरे ख्याल से ये जो आज के दौर में जो संगीत का जो रुझान है वो इसी तरफ बढ़ रहा है। हाँ, तो ये तो अश्लील भरा जमाना है और सब लोग दारू बेच रहे हैं। हम दोनों लोग निकले अपना दूध लेकर के घर घर जा करके दरवाजे पे बेच रहे हैं, भैया दूध ले लो। कठिन ही है, कोई खरीद ही नहीं रहा दूध, सबको दारू पसंद है। दारू वाला बैठा है सिवान में आराम से, वहाँ लोग जा करके खरीद रहे हैं 70 रुपया में 100 ग्राम, और हम 50 रुपया लीटर दूध दे रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा है। हालांकि दूध से कितने सारे फायदे हैं और दारू से नुकसान ही नुकसान है। तो इस अश्लीलता भरे ज़माने में भी कर ही रहे हैं हम लोग। क्या कोई उम्मीद नज़र आ रहा है कि बाकी बहन जी जो है वो अब की बार पीएम बन जाएंगी दिल्ली में, जबकि एक इतिहास होगा? देखिए, हमारे यहाँ भी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय घूम के, तो यही सब चर्चा चल रही थी। दीवाना भैया थे, प्रीति बोध, मैं एक ही गाड़ी में बैठ के आ रहे थे, तो चर्चा चल रही थी। तो प्रीति बोध ने एक बात कही कि हमारे यहाँ मऊ में, उत्तर प्रदेश मऊ में जो चुनाव हुआ है नगर निगम वाला चेयरमैन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मुस्लिम और दलित मिल गए हैं और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, बीएसपी के प्रत्याशी ने मऊ में। यही बात हम लोग कर रहे थे, मुसलमान अपना भलाई बीजेपी सपा की तरफ, हमारे यूपी में खास तौर से उनको लग रहा है कि सपा में जाएंगे यही बीजेपी को हरा सकती है सपा, इसी में हमारा भलाई है। लेकिन वो एक उदाहरण है मऊ की सीट की, मुसलमान और दलित मिले हैं, सीट निकल गई है बम्पर रोड से। और बाकी है, हाँ, अभी वो ओबीसी तो बाकी है, वो तो सपा के तरफ, साइकिल के तरफ था, और ओबीसी भाजपा में था। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब जब सभी लोगों को जोड़े तो उन्होंने कहा कि मैं पहले मंत्री नहीं बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा ही नहीं, मैं बनाऊंगा, मैं पैदा करूंगा, मुझे कुछ नहीं बनना है। और उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता ओबीसी को दी, और ओबीसी के किसी कुर्मी समाज को, किसी पटेल समाज को, किसी कुशवाहा को, किसी यादव को, किसी को मौर्य को उन्होंने मंत्रिमंडल दिया, मंत्री बनाया, लाल बत्ती दी, नीली बत्ती दी। लेकिन फिर भी ओबीसी नहीं समझ रहा है कि हमारी भलाई किस पार्टी में है, कौन हमारे लिए। बहन जी की जब सरकार बनी सबको एक नज़र से ज़मीन बांटी गई, नहीं तो किसी के पास, बोलते हैं ना गांव में महिलाएं जब दरवाजे पे अपना घर पे झाड़ती है तो कूड़ा निकलता है, उसको फेंकते हैं घूरा पे, हमारे यहाँ घूरा बोला जाता है, इधर भी वही बोला जाता है ना। तो घूरा के लिए खेत होना चाहिए अपना ना, कि दूसरा में फेंकेंगे, नहीं ना फेंकेंगे घर का कूड़ा। वो तक जमीन नहीं थी और बहन जी ने सबको एक नज़र से SC ST OBC सबको दिया जमीन। आज वो लोग भी खेत वाले हैं, सबको आवास दिया, घर नहीं था तो माया आवास नाम से, कांसीराम नाम के आवास दिया, लाखों घर दिए, सबके पास घर है। माइनॉरिटी के कितने लोग उसमें रहते हैं, कितने स्टूडेंट्स उसमें रह करके पढ़ाई करते हैं, कितने लोगों का भला हुआ। फिर भी ओबीसी नहीं समझ रही है। यूनिवर्सिटी बनाई गई, बहन जी के छात्रावास बनाया गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के कार्यकाल में बना, फिर भी ओबीसी नहीं समझ रही। अब बताइए अब क्या किया जाए ओबीसी के लिए,
जान देने के लिए कहिए, जान भी दे देंगे ओबीसी के लिए। अब क्या किया जाए, ओबीसी कैसे ध्यान देने की जुड़ेगा? बात नहीं है, समझाने की बात है, अब लोग समझ जाएंगे, एक ना एक दिन तो समझाया समझ जा जाएंगे। रहा है, बिहार में बहुत लोग समझे हैं, इस बात की खुशी है। क्या और आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी संदेश बहुजन समाज को खासकर? बहुजन समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे बड़ी देश में अगर कुछ हो तो सत्ता है। सबसे बड़ा अगर कुछ देश में है तो सत्ता है। कुछ लोगों को का कहना होता है कि कांशीराम साहब ने किसी धर्म को क्यों नहीं अपनाया अपने जिंदगी में। बाबा साहब तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिए, कांशीराम साहब क्यों नहीं किसी धर्म में गए? तो मैं उनको बोलता हूँ, कांशीराम साहब ने ये बात कही थी कि धर्म से बड़ी राजनीति है, जिसकी सत्ता उसका धर्म इस देश में, इसलिए पहले सत्ता हासिल करो, और उन्हें सत्ता बनाई। और देखिए जैसे ही सत्ता बहुजन समाज की आई, SC ST OBC माइनॉरिटी की सत्ता यूपी में आई, हर एक काम बहुजन महापुरुषों के नाम पे हुआ है। और जाके अम्बेडकर पार्क देखिए, बहुत लोग कहते हैं बहन जी ब्राह्मणवादी विचारधारा की हो गई है। एक ब्राह्मण की मूर्ति ढूंढ के निकाल दीजिए उस अम्बेडकर पार्क में से, ओबीसी के सभी महापुरुषों की मूर्तियां निकलेंगी बड़ी बड़ी। और जितने चौराहे बनाए गए सब ज्योतिबा फुले के नाम से, साहू जी महाराज के नाम से, पेरियार के नाम से, सावित्रीबाई फुले के नाम से, ऐसे ऐसे चौराहे बनाए गए, ऐसे ऐसे जगह स्थान बनाया गया है जहाँ पे आप जाएंगे तो लगेगा कि वाकई नवाबों का शहर कहा जाता है, तो नवाबों के शहर में आए हैं। तो सभी काम तो ओबीसी के महापुरुषों के नाम पे हो रहा है, सब कुछ। छात्रावास बनाए गए, यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी के महाराज से मैंने एक गाला रिकॉर्ड करवाया, उसमें मैंने गाया है कि भारत की दूसरी अशोक सम्राट नालंदा को जला दिया गया। नालंदा को उन्होंने जिंदा किया छत्रपति साहू जी के नाम से यूनिवर्सिटी बना करके कानपुर में, और तक्षशिला को जिंदा किया है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना करके नोएडा में। तो अब क्या किया जाए? इसीलिए मेरा यही संदेश है कि फिर से आप लोग एक हो जाइए, सत्ता हासिल कर लीजिए, शिक्षा व्यवस्था आपका, स्वास्थ्य आपका, सम्मान आपका, सब वापस मिल जाएगा। एक गाना गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, चूंकि आप सिंगर हैं और संगीत से रिलेटेड हैं। तो मैंने बताया गाना ये सुना देंगी प्रीति? नहीं, उनकी तो हम बात करेंगे। अच्छा, इनके बाद में बात करेंगे। अच्छा, सिंगल बात करेंगे। हाँ। पहली बार इंटरव्यू अलग अलग हो रहा है। चलिए नहीं, चलिएगा। सूरज चांद वाला सुना दीजिए ना, काफी वो आपका पॉपुलर है। कौन सूरज चांद वाला? गगनवा वाला कुछ है। अच्छा, वो बाबा साहेब का। हाँ, सुना दीजिए। रही जबले धरती सूरज चांद गगनवाए भैया, ये मेरा पहला गाना था, काफी पसंद भी है। हाँ। रही जबले धरती सूरज चांद गगनवाए भैया, बाबा साहेब बाबा साहेब के तबले अमर रही नमवाए भैया। चलिए, आपका आवाज़ भी बहुत सुंदर है, और जो आपने समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी तारीफ़ की बात है। क्योंकि आज के डेट में बहुजन समाज की ओर बात करने वाला लोग नहीं, आप लोग संगीत और गाना के माध्यम से ये जागरूक फैला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त है हमारे साथ रविराज बोध जी, और बाकी आप क्या सोचते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए।